ब्रिटेन इकलौता देश बचा था जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। We shall never surrender! सलाम दोस्तों, जुलाई 1940 में यूरोप का नक्शा कुछ इस तरह दिखता था। जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की तरफ से तकरीबन सारे देशों पे कब्जा किया जा चुका था। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे ऑलमोस्ट इन्वेड किए जा चुके थे जर्मनी की तरफ से। साउथ में इटली के देश पे एक मुसोलिनी नाम के डिक्टेटर का कब्जा था। मोटे मोटे तौर पे देखें तो यूरोप में सिर्फ 3 कंट्रीज बचे थे, जिनमें जर्मनी, यूएसएसआर और यूके। जर्मनी और सोवियत के दरमियान नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया जा चुका था, तो यहाँ पे जर्मनी के खिलाफ यूके सिर्फ वाहिद मुल्क बचा था। दुनिया की दूसरी साइड पे अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने कहा भाई अपने आप जाने, मैं वर्ल्ड वार 1 में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था मुझे। तो इस सिचुएशन के मुताबिक एक सवाल बनता है कि यूके जर्मनी के खिलाफ जीतने में कैसे कामयाब हुआ, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ था, यहाँ तक सिचुएशन कैसे पहुंची, जर्मनी सबको इन्वेड करने में कैसे कामयाब हुआ। इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। हिटलर को लगा यूके एक पीस ट्रीटी साइन करना चाहेगा। इसी सिचुएशन को देखते हुए विंस्टन चर्चिल एक आइकॉनिक स्पीच देते हैं। We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! इसमें कोई शक नहीं कि हिटलर यूके को भी इन्वेड करना चाहेगा। हिटलर यूके के खिलाफ ऑपरेशन सी लायन लॉन्च कर देता है। मेनलैंड यूरोप और यूके के दरमियान कोई बॉर्डर तो है नहीं। अगर समंदर की तरफ से अटैक किया गया तो यूके की नेवी बहुत बड़ी है जर्मनी की नेवी से, तो हिटलर डिसाइड करता है हवा के जरिए हमला करने का। जर्मनी के एयरफोर्स लुफ्टवाफे के पास 2600 एयरक्राफ्ट हैं। दूसरी तरफ यूके के एयरफोर्स के पास सिर्फ 700 एयरक्राफ्ट हैं। 10 जुलाई 1940 को हिटलर यूके पे हमला कर देता है हवा के जरिए, और इसमें 2600 एयरक्राफ्ट जर्मनी की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं और यूके की तरफ से सिर्फ 700 एयरक्राफ्ट जो उसके पास मौजूद थे वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यूके अपने मुल्क की दिफा के लिए सर तोड़ कोशिश करता है और इवेंचुअली ये काफी हद तक कामयाब भी रहता है। ये सारे अटैक रात को किए जाते हैं। ऐसी ही एक रात होती है 24 अगस्त 1940 की, जब जर्मनी के कुछ त्यारे गलती से लंदन के शहर पे बॉम्बिंग करते हैं, जिसमें बहुत सारे सिविलियन मारे जाते हैं। विंस्टन चर्चिल रिटेलिएट करता है बर्लिन शहर पे बॉम्बिंग करके। बर्लिन शहरी आबादी पे बॉम्बिंग में बहुत ज्यादा सिविलियन मारे जाते हैं। पहले तो हिटलर को कोई दिलचस्पी नहीं थी शहरी आबादी पे बमबारी की। अब उसे लगता है कि शहरी आबादी पे बमबारी शुरू हो चुकी है तो मैं पूरे लंदन को तबाह करूंगा। 15 सितंबर 1940 को हिटलर हुक्म देता है एक ऑल आउट डिसाइसिव अटैक का, जिसमें ये फैसला किया जाता है कि 1000 प्लस फाइटर जेट एक ही वक्त में यूके पे अटैक करेंगे। 1120 एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेते हैं, जिनमें 620 फाइटर और 500 बॉम्बर होते हैं। ब्रिटिश भी अपनी एयरफोर्स को तैयार करता है, जो तादाद में सिर्फ 630 होते हैं। उस दिन तारीखी जंग लड़ी जाती है आसमान पे, जिसमें ब्रिटिश पहले जर्मनी के 60 त्यारे मार गिराती है और अपनी तरफ से सिर्फ 29 त्यारे खोती है। टोटल 175 जेट्स शूट किए जाते हैं यूके की तरफ से, और यूके सक्सेसफुली इस अटैक को रोकने में कामयाब होता है। इस दिन को बैटल ऑफ ब्रिटेन डे के नाम से जाना जाता है। आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, इतनी बड़ी नाजी एयरफोर्स के खिलाफ इतनी छोटी एयरफोर्स कैसे कामयाब हुई। इसके पीछे वजह है मोटिवेशन। जो अटैक करने आ रहा है वो कुछ यहाँ पे पाना चाह रहा है, और दूसरी तरफ जिस पे अटैक किया जा रहा है लिटरली उसकी एग्जिस्टेंस का मसला है। आप रशिया और यूक्रेन के जंग को देख लें। पहले तो लगता था रशिया चंद ही माह में यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, लेकिन अभी तक उसे कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई।
हिटलर के लिए वर्ल्ड वार 2 में ये पहली शिकस्त थी और इसी नाकामी की वजह से ऑपरेशन सी लायन को पोस्टपोन किया जाता है और हिटलर नजर दौड़ाता है सोवियत पे। अप्रैल 1941 में ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे जैसे हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, इन्होंने अलायंस बना लिया था जर्मनी के साथ। यूगोस्लाविया और ग्रीस ऑलरेडी इन्वेड किए जा चुके थे हिटलर की तरफ से। दूसरी तरफ इटली कोशिश कर रहा था यूगोस्लाविया और ग्रीस पे कब्जा करने के लिए। मेडिटेरेनियन सी में यूके की प्रेजेंस की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इस कब्जे को मुमकिन करने के लिए हिटलर ट्रूप्स भेजता है इटली की मदद के लिए। इनकी मदद से इटली लीबिया और ग्रीस पे काबिज हो जाता है। एक्चुअली हिटलर को कोई दिलचस्पी नहीं थी यूके को इन्वेड करने में, लेकिन हिटलर चाहता था कि विंस्टन चर्चिल इनके साथ एक पीस ट्रीटी साइन करे। तो इसलिए हिटलर सोचता है कि सोवियत पे अटैक किया जाए और जब इस पे कब्जा हो जाएगा तो इतनी बड़ी जमीन पे जब कब्जा हो जाएगा तो यूके खुद ब खुद पीस ट्रीटी साइन करने पे मजबूर हो जाएगी। हिटलर और सोवियत के दरमियान एक नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया जा चुका था। हिटलर सोवियत को इन्वेड क्यों करेगा, तो इसके पीछे वजह है हिटलर की आइडियोलॉजी। उसको कम्युनिस्ट लोगों से बहुत नफरत थी, तो इसलिए वो सोचता है कि ग्रेट जर्मन एम्पायर बनाया जाए सोवियत को कब्जा करके। बेसिकली हिटलर को मेगालोमेनिया हो गया था। उसे लगता था कि वो पूरी दुनिया का राजा है। ताकत के नशे ने उसे पागल कर दिया था। वो सोचता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन सोवियत पे अटैक हिटलर की बहुत बड़ी गलती साबित होती है। वर्ल्ड वार 2 का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हिटलर का प्लान बिल्कुल सादा था। जैसे फ्रांस को इन्वेड किया गया था, इसी तरह सोवियत को भी इन्वेड करेंगे। ट्रूप्स को 3 पार्ट्स में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा अटैक करेगा बाल्टिक रीजन से जो सीधा लेनिनग्राड की तरफ जाएगा। दूसरा अटैक करेगा मॉस्को पे। तीसरा साउथ से यूक्रेन के थ्रू सोवियत पे अटैक करेगा। 22 जून 1941 को सोवियत पे अटैक कर दिया जाता है। सोवियत की आर्मी जर्मन की आर्मी से बहुत बड़ी थी। सोवियत के पास 20,000 टैंक्स थे, जर्मन के पास सिर्फ 6,000 टैंक्स थे। लेकिन जर्मन टेक्नोलॉजी सुपीरियर थी, तो अभी भी अपर हैंड जर्मनी ही की थी। सोवियत यूके के साथ मिलके अलाइड फोर्स का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला होता है वो होता है सप्लाईज कैसे भेजे जाएं सोवियत की तरफ। एक रूट डिसाइड किया जाता है कि ईरान से सप्लाईज भेजी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे भी एक मसला था। ईरान में जो गवर्नमेंट थी वो भी हिटलर के फेवर में थी। यूके और सोवियत मिलकर पहले ईरान को इन्वेड करते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं। हिटलर अपने ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी को यूज करते हुए सिर्फ 2 दिन में 100 किलोमीटर सोवियत में घुस जाता है। कुछ ही हफ्तों में जर्मन इतना बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं कि वो सिर्फ 300 किलोमीटर दूर होते हैं मॉस्को से। इसी दौरान हिटलर और उसके आर्मी जनरल के दरमियान कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगला एडवांस अक्टूबर 1941 तक डिले हो जाता है। ठंड पड़ने लगती है। सोवियत को ठंड में लड़ने की आदत थी, लेकिन जर्मन फोर्सेस के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है। जापान और सोवियत नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन कर लेते हैं। ईस्टर्न बॉर्डर पे सोवियत की जो आर्मी जापान के खिलाफ लड़ रही थी उसे वेस्टर्न बॉर्डर पे बुलाया जाता है, जो अटैक आ रहा था जर्मनी की तरफ से उसे रोकने के लिए। दिसंबर 1941 में एक और ट्विस्ट आता है। जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पे हमला कर देता है, जिसमें 2300 अमेरिकन ट्रूप्स मारे जाते हैं। यहाँ तक अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, और जब पर्ल हार्बर बेस पे बॉम्बिंग की गई तो अमेरिका ने वर्ल्ड वार 2 में एंट्री मार ली और जापान के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिका अलाइज फोर्सेस के साथ जुड़ जाता है, जहां पे
सोवियत, यूके, चाइना पहले से जंग में मौजूद थे। जापान को पर्ल हार्बर बेस पे अटैक करने की क्या जरूरत थी, तो इस चीज पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यूएसए कुछ माह लेता है प्रिपरेशन के लिए, तब तक 1942 के अप्रैल तक थाईलैंड, कंबोडिया इन्वेड किए जा चुके थे, जिन पे जापान का कब्जा हो चुका था। मिड 1942 में हिटलर फोकस करता है सोवियत के उस रूट पे जहां से उसकी सप्लाई आ रही थी। यहाँ पे खूनखार जंग होती है, जिसे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के नाम से जाना जाता है। एक भयानक और खौफनाक जंग के बाद सोवियत की आर्मी सक्सेसफुली कामयाब रहती है इस अटैक को डिफेंड करने में। दूसरी तरफ अलाइज फोर्सेज यूएसए के साथ जापान पे हमलावर होते हैं साउथ पैसिफिक में। इस जंग को बैटल ऑफ मिडवे के नाम से जाना जाता है। जून 1942 में 4 इम्पोर्टेंट जापानीज एयरक्राफ्ट और सप्लाई कैरियर को डिस्ट्रॉय किया जाता है अलाइज फोर्सेज और यूएसए आर्मी की जानिब से। 1942 के एंड तक यूके इटालियन और जर्मन ट्रूप्स को कामयाबी से इजिप्ट से निकाल फेंकता है। स्टालिनग्राड की जंग बहुत लंबी लड़ी जाती है। नवंबर 1942 दोबारा ठंड पड़ने लगी है। एक दफा जर्मन ट्रूप्स स्टालिनग्राड के पूरे शहर पे काबिज हो चुके थे, लेकिन सोवियत की आर्मी आखिर तक लड़ती है और स्टालिनग्राड के शहर को आजाद करवाने में कामयाब रहती है। वर्ल्ड वार 2 में डेडलीस्ट बैटल स्टालिनग्राड की जंग है। फरवरी 1943 में 3 लाख जर्मन ट्रूप सरेंडर कर देते हैं स्टालिनग्राड के शहर में। जुलाई 1943 में इटालियन लोग ओवरथ्रो कर देते हैं मुसोलिनी सरकार को और एंटी फाशिस्ट मूवमेंट शुरू होती है इटली में। कुछ ही दिन बाद मुसोलिनी को कत्ल कर दिया जाता है एक गांव में रहने वाले आम पार्टीसन की तरफ से। पार्टीसन उस आम बंदे को कहते हैं जो किसी वजह से हथियार उठाने पे मजबूर होता है। इटली में नई बनने वाली सरकार अलाइज फोर्सेज के खिलाफ जंग बंदी कर देती है। नवंबर 1943 में स्टालिन, चर्चिल और रोजवेल्ट तेहरान में मुलाकात करते हैं कि आया वर्ल्ड वार 2 को कैसे खत्म किया जाए। 6 जून 1944 को डी डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन को 1,50,000 अलाइज ट्रूप्स लैंड करते हैं नॉर्मंडी के बीच पे। डंकर के इवैक्यूएशन के बाद ये पहली मर्तबा था जब ब्रिटिश आर्मी हिटलर के खिलाफ जमीन पे मौजूद थी। हिटलर यहाँ पे मुसीबत में फंस गया था। सोवियत के इलाके में ठंड पड़ने की वजह से जर्मनी के बहुत से ट्रूप्स मर रहे थे और दूसरी तरफ वेस्टर्न से अब अटैक आ रहा है। तो सिचुएशन को देखते हुए हिटलर सोवियत में लड़ने वाली आर्मी को पीछे बुला लेता है वेस्टर्न से जो अटैक आ रहा है उसे रोकने के लिए। जैसे ही हिटलर अपनी आर्मी को वापस बुलाता है, सोवियत की तरफ से एक बहुत बड़ा काउंटर अटैक देखने को मिलता है। चंद ही दिन में सोवियत अपना बहुत बड़ा एरिया वापस लेने में कामयाब रहता है। कुछ ही माह में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया सोवियत के कब्जे में आ जाते हैं। अलाइज फोर्सेज साउथ से भी लैंड करते हैं फ्रांस में। एक के बाद एक कंट्री की लिबरेशन हो रही है और हिटलर की आर्मी को बाहर निकाल फेंका जा रहा है। यूगोस्लाविया तो अपने ही दम पे हिटलर की आर्मी को बाहर निकाल फेंकने में कामयाब होता है। अब हिटलर पे 3 सिमतों से अटैक हो रहा है। हिटलर अपनी आखिरी कोशिश करता है जिसे बैटल ऑफ बल्ज के नाम से जाना जाता है। जर्मन ट्रूप्स आर्डिनेंस फॉरेस्ट में जाके अलाइज फोर्सेज को बाहर निकालेंगे। जर्मनी में इन्वेड से पहले अलाइज फोर्सेज जबरदस्त एरियल बॉम्बिंग करते हैं जर्मनी के शहरों पे, जिसमें बहुत सारे सिविलियन की मौत होती है। फरवरी 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस किया जाता है क्रीमिया में, जिसमें कहा जाता है कि जो कोई भी वार डिक्लेयर करेगा जर्मनी के खिलाफ वो शामिल हो सकता है जर्मनी पे हमला करने में। वेनेजुएला, यूरुग्वे, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनान, पैराग्वे वार डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी के खिलाफ। वर्ल्ड वार 2 के आखिरी 4 माह बहुत ज्यादा दर्दनाक हैं, जहां हर रोज
ऑलमोस्ट 30,000 लोग मारे जा रहे हैं। जैसे जैसे अलाइज फोर्सेज आगे बढ़ते हैं उन्हें पता लगता है हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में, जहां पे लाखों ज्यूज को बेरहमी से मारा गया। अलाइज फोर्सेज कुछ दिन तक एरियल बॉम्बिंग जारी रखते हैं, जो बाद में क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि सिविलियन पे बॉम्बिंग अननेसेसरी था। जब अलाइज फोर्सेज जमीन से जर्मनी को इन्वेड कर सकते थे तो एरियल बॉम्बिंग की क्या जरूरत थी। एक चीज तो क्लियर हो गया है कि हिटलर की हार अब बिल्कुल करीब है। फाइनली मई 1945 में सोवियत की आर्मी बर्लिन को सराउंड कर लेती है। इससे ठीक 2 दिन पहले यानी 30 अप्रैल 1945 को हिटलर खुदकुशी कर लेता है। 8 मई 1945 को जर्मनी फॉर्मली सरेंडर कर देती है और जर्मनी को बहुत से हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिससे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की फॉर्मेशन होती है। न्यू पोलैंड कंट्री बनती है ईस्ट जर्मनी की एक हिस्से से और बॉर्डर दोबारा से ड्रा किए जाते हैं। आज के दौर में जो यूरोप की कंट्रीज के आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये वर्ल्ड वार 2 की वजह से हुए हैं। जर्मनी की न्यू गवर्नमेंट फ्रांस से हाथ मिलाती है, सदियों पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदल देते हैं। यूरोपियन कोल एंड स्टील कमेटी बनाई जाती है। कोल और स्टील की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है इन 2 कंट्रीज के दरमियान। कुछ ही साल बाद ब्रिटेन और इटली भी इसका हिस्सा बन जाते हैं और ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। इवेंचुअली सन 2000 में यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन होती है और यूरोप अपने देशों के दरमियान बॉर्डर खोल देते हैं। अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन होती है ताकि कोई दोबारा ऐसी जंग देखने को न मिले। इसके बाद आगे चलकर नेटो, IMF और वर्ल्ड बैंक का फ्रेमवर्क सेटअप किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स असल में अलाइज फोर्सेस के कंट्रीज ही हैं। यूरोप में तो जंग खत्म हो गई थी, लेकिन जापान अभी भी 2 माह लेता है सरेंडर करने में। जुलाई 1945 में अमेरिका अल्टीमेटम देता है जापान को कि सरेंडर कर दो, लेकिन जापान इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर देता है और अमेरिका 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकता है हिरोशिमा और नागासाकी पे। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। कोई गलती दिखे तो कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।